गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन सेशन में जो हमारी एक डाउट क्लियरिंग सेशन है, आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों हमने क्लाइमेटोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखा, जिसमें हमने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की बात की कि किस तरह हम अर्थ सरफेस पे मिलने वाली जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशन है उसको क्लासीफाई करते हैं। और इस क्लासिफिकेशन में, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आदमी है, कोपेन का क्लासिफिकेशन हमने देखा। आप जब आगे सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन भी आप पढ़ेंगे। तो एज अ इनिशियल क्लास, एज अ लर्निंग क्लास, आपने कोपेन की जो क्लासिफिकेशन है उसकी कुछ बारीकियां देखी। हमने देखा कि कोपेन ने किस तरह की आधार पे क्लासिफिकेशन किया और किस तरह से हमारे वर्ल्ड ओवर कौन सी क्लाइमेट कोपेन की क्लासिफिकेशन के आधार पे किस तरह पढ़ी जाती है। तो यहाँ कोशिश करेंगे आपके जो क्वेरीज आई हैं उनको देखें और जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला कि क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। देखिए, हमेशा ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है कि हम चीज़ों को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, एंड इन ऑर्डर टू जनरलाइज, क्लासिफिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल होता है। हम कुछ क्राइटेरिया के आधार पर कोई भी बेस लेते हैं, उस बेसिस के आधार पर चीज़ों को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। सपोज़ जैसे अब इंडिया की बात है, हम जानते हैं कि इंडिया में क्लाइमेटिकली बहुत सारी वेरिएशंस हैं। कुछ एरिया ऐसे हैं जो ड्राई हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं जो जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, कुछ हिली एरियाज़ हैं, कुछ कोस्टल एरियाज़ हैं, कुछ प्लेन एरियाज़ हैं जहाँ अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती हैं। लेकिन जब हम एज इंडिया एट ए लार्ज की बात करते हैं, जनरलाइज करने की बात करते हैं, तो हम कोपेन के क्लासिफिकेशन में कहते हैं कि यहाँ पे AM टाइप क्लाइमेट मिलती है, यानी ऐसी क्लाइमेट मिलती है जिसमें ईयर राउंड वार्मनेस रहती है और मॉनसून टाइप रेनफॉल होती है। तो थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों एक साथ आ जाती हैं। तो इस तरह से हम इंडिया को जनरलाइज कर पाते हैं कि इंडिया में मोटे तौर पर किस तरह की क्लाइमेट मिलती है। तो जनरलाइज करने के लिए हम क्लासिफिकेशन का सहारा लेते हैं, चाहे वो सॉइल क्लासिफिकेशन हो, चाहे लैंडफॉर्म क्लासिफिकेशन हो, और उसी क्रम में जो हमारा क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है वो हम करते हैं। अब क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, तो आप देखिए क्लासिफिकेशन की, चाहे हम किसी भी चीज़ का क्लासिफाई करते हैं, हर साइंटिफिक स्टडी में क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी होता है ताकि हम किसी चीज़ को डिडक्ट करके जनरलाइज कर पाएँ। तो जनरलाइज करने के लिए या क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें एक बेसिस लेना पड़ता है, एक यार्ड स्टिक होता है। जैसे कोपेन की जब हमने बात की तो कोपेन ने टेम्परेचर, रेनफॉल और रेनफॉल की सीजनैलिटी, तीनों चीज़ों को बेस बनाया और उन बेसिस के आधार पर उसने क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया, यानी क्लाइमेट को जनरलाइज करने की कोशिश की विथ रेफरेंस टू वेरियस अर्थ सरफेस फीचर्स। अब ये जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, हमने अपनी क्लास में देखा कि 3 तरह का होता है: एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन, जेनरिक क्लासिफिकेशन एंड अप्लाइड क्लासिफिकेशन। तो ये तीनों अलग अलग क्लासिफिकेशन के आप कह लें कि बेस हैं। तो सबसे पहले आता है एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन में हम कुछ ऐसे पैरामीटर्स को लेते हैं क्लासीफाई करने के लिए जो एम्पिरिकली वेरीफाइबल हो, जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, जिनको क्वांटिफाई किया गया और उसके आधार पर क्लासीफाई कर दिया गया। वहीं कुछ क्लासिफिकेशन को हम जेनरिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें उस कॉज को आइडेंटिफाई किया जाता है जिसके आधार पर क्लाइमेट बन रहा है। जैसे हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल, टेम्परेट या फ्रिज जोन या पोलर जोन। तो ये जो हम क्लासीफाई करते हैं इसमें कॉजेटिव फैक्टर है टेम्परेचर। तो इस तरह से पॉजिटिव फैक्टर के आधार पर जो हम क्लासिफिकेशन देते हैं या करते हैं उसको हम जेनरिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। वहीं जो तीसरा क्लासिफिकेशन का आधार होता है उसको कहते हैं अप्लाइड क्लासिफिकेशन। ये अप्लाइड क्लासिफिकेशन एप्लीकेशन की बात करता है, यानी हम देखें कि किसी भी जगह की जो वेजिटेशन है वो आउटकम होती है बहुत सारे फीचर्स में, जिसमें क्लाइमेट भी एक इम्पॉर्टेंट है। यदि हम क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन वेजिटेशन के आधार पे करने की कोशिश करें तो इस तरह का क्लासिफिकेशन अप्लाइड क्लासिफिकेशन होगा, क्योंकि जो हमारी वेजिटेशन है वो आउटकम है क्लाइमेट, सॉइल एंड टोपोग्राफी का, और इन तीनों का इम्पैक्ट हम देखते हैं
वेजिटेशन पे, तो वेजिटेशन जो हमेशा अलाइन होती हैं, सिंक होती हैं वो क्लाइमेट के आधार पर। तो इस तरह यदि हम इस तरह का क्लासिफिकेशन देखें, वेजिटेशन के आधार पे क्लाइमेट क्लासिफाई करें, तो उसको अप्लाइड क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब आता है, जहाँ तक हम कोपेन की बात करें तो आपकी तरफ से प्रश्न पूछा गया कोपेन के क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या थे। तो कोपेन का जो क्लासिफिकेशन था टेम्परेचर और रेनफॉल के ऊपर था, रेनफॉल की अमाउंट और रेनफॉल की सीजनैलिटी। तो दो आधार थे, रेनफॉल एंड टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर में जहाँ वार्मनेस कोल्डनेस की बात की गई, वहाँ रेनफॉल में अमाउंट एंड सीजनैलिटी दोनों बातों का ध्यान रखा गया। कोपेन का क्लासिफिकेशन इसीलिए एक एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है, क्योंकि इसमें उन ऑब्जर्वेबल चीज़ों को क्वांटिफाई किया गया जिसके आधार पे इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, जो आज बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे जो फर्दर क्लासिफिकेशन हुए हैं उनको भी इस क्लासिफिकेशन से मदद मिली, आधार मिला। तो क्लासिफिकेशन जब हमने पढ़ा कोपेन का क्लासिफिकेशन, तो मैंने कैंडोल का नाम बताया था आपको कि कैंडोल ने एक तरह से वेजिटेटिव रीजन्स आइडेंटिफाई किए थे वर्ल्ड के, और उस आधार पर उसने ये माना कि किसी भी जगह के वेजिटेशन जो है या वेजिटेटिव रीजन जो हैं वो क्लाइमेट के सही रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो कोपेन ने थर्मल आधार पर मेगाथर्म, मेसोथर्म, माइक्रोथर्म और हेक्सिस्टोथर्म आइडेंटिफाई किए उन्हीं कैंडोल के जो हमारे वेजिटेटिव रीजन थे, जिसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट था बी जो टाइप क्लाइमेट है। जो बी टाइप था उसमें टेम्परेचर ना इम्पॉर्टेंट होके रेनफॉल इम्पॉर्टेंट थी। जैसा हम जानते हैं बी वाला जो एरिया है वो जीरोफाइटिक रीजन है, जहाँ पर ईयर राउंड हाई टेम्परेचर रहता है। रेनफॉल जो है वो कम होती है और हाईली इरेटिक होती है, यानी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। इसमें बी में दो जो सेकेंड ऑर्डर क्लासिफिकेशन था, दो शब्द आते थे एस एंड डब्ल्यू, दोनों कैपिटल थे, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एस, जो हमें दिखाता था बी एस, यानी ऐसी क्लाइमेट जो स्टेपी टाइप हो, यानी जिसकी रेनफॉल जो है थोड़ी सी ज़्यादा हो, 25 सेंटीमीटर से ऊपर हो और आप कह लो कि 75 सेंटीमीटर से नीचे हो, एनुअल रेनफॉल इस रेंज में हो, तो उसको बी एस कहते हैं। बी एस वाले जो रीजन हैं वो हाई टेम्परेचर बट सम रेनफॉल वाले रीजन हैं, जिनको स्टेपी टाइप क्लाइमेट यहाँ मिलती है। स्टेपी आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल एशिया की क्लाइमेट है जिसमें रेनफॉल कम होती है, और ग्रासलैंड्स मिलते हैं जिसमें ज़्यादा वर्षा नहीं होती और सिर्फ इतनी बारिश हो पाती है कि ग्रासलैंड्स उग पाएँ। तो इस तरह की जो रीजन है उनको बी एस कहा गया। दूसरा यहाँ पे था बी डब्ल्यू। बी डब्ल्यू वो रीजन्स थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वार्मनेस है। यदि हम इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें तो राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वो बी डब्ल्यू में क्लासीफाई होता है, जहाँ बहुत वार्मनेस मिलती है, एरिडिटी आप कहें पूरा डेजर्ट मिलता है। वहीं यदि हम बी एस की बात करें तो हरियाणा का जो वेस्टर्न पार्ट है, राजस्थान एडजॉइनिंग एरिया है या राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट है, उसको हम बी एस में क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेमी एरिड लाइक कंडीशंस मिलती हैं। तो जहाँ एक्यूट एरिडिटी मिलती है, पूरे डेजर्ट मिलते हैं, उसको बी डब्ल्यू, और वहीं जहाँ सेमी एरिडिटी मिलती है, रेनफॉल फेयरली हो जाती है, इतनी हो जाती है कि ग्रासलैंड्स इमर्ज हो जाते हैं, उसको हम बी एस कहते हैं। तो इंडियन पर्सपेक्टिव में ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से है। एक आपकी तरफ से प्रश्न आया कि कोपेन की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो जैसा मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था कि कोपेन का क्लासिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसकी यूटिलिटी है, और आने वाले जो बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं आप देखेंगे फर्दर क्लासेस में, उसमें बेस का काम करता है ये। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे अब किसी भी जगह वेदर एंड क्लाइमेट के बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। कोपेन ने सिर्फ दो ही इंडिकेटर्स जिसमें टेम्परेचर एंड रेनफॉल को ही आधार बनाया है। वहीं कोपेन ने जब क्लासिफिकेशन दिया तो अपना कोई एक वेदर मैप इसने आइडेंटिफाई नहीं किया, बनाया नहीं, जिससे क्लासिफिकेशन को पढ़ते समय काफ़ी दिक्कत होती है। कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है वो जब हम देखें तो क्लाइमेट में बहुत सारी तरह के वेरिएशंस होते हैं। चाहे वार्मनेस है तो जैसे मान लीजिए हम मेगाथर्म रीजन की बात करें,
तो मेगाथर्म में भी कुछ ऐसे समय हैं जब रेनफॉल होती है, कुछ समय ऐसा है जब रेनफॉल नहीं होती, और उस रीजन्स के अंदर भी कुछ छोटे छोटे माइक्रो रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे अलग तरह की कंडीशंस मिलती हैं। तो जब कोपेन ने फर्स्ट ऑर्डर का क्लासिफिकेशन दिया तो उन छोटी छोटी रीजनल वेरिएशंस को इग्नोर कर दिया। ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। थॉर्नवेट ने कहा कि कोपेन की एक जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि इसमें क्लासिफिकेशन करते समय कोई भी मैथमेटिकल प्रपोजिशन यूज़ नहीं की गई, यानी ये एक नॉन मैथमेटिकल एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन है जिसको जनरलाइज करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से कोपेन के जहाँ कुछ मेरिट्स हैं वहाँ कुछ इसमें डीमेरिट्स भी हैं जो इसके डिसएडवांटेज कहलाते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको जब क्रिटिकल इवैल्यूएशन का क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारे के सारे डीमेरिट्स आपको बतानी है। यदि हम आगे चलें तो जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा तो क्लासिफिकेशन में कई छोटे अक्षर हमने यूज़ किए जिसमें A, B, C एंड D हमने यूज़ किए थे। तो आप देखिए ये जो D में हमने या C क्लासिफिकेशन जब हमने पढ़ा तो हमने जब स्मॉल a का यूज़ किया तो स्मॉल a ये चारों के चारों स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d टेम्परेचर को इंडिकेट करते हैं। यदि हम a देखें तो A उन एरियाज़ को कहा गया जहाँ पर जो समर है वो हॉट मिलती है, गर्मी बहुत होती है यानी उसमें ह्यूमिडिटी कंटेंट कम होती है। वहीं जो B वाला स्मॉल b है वो एरियाज़ हैं जहाँ पे वार्म समर मिलती है, बहुत गर्मी नहीं होती लेकिन फिर भी फेयरली गर्मी होती है। उसी तरह जब हमने स्मॉल c का यूज़ किया तो स्मॉल c वो एरियाज़ थे जहाँ पर जो समर था वो रिलेटिवली कूलर था, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, नॉर्मल सी गर्मी होती थी। और वहीं जब हमने स्मॉल d यूज़ किया तो वो एरियाज़ थे जहाँ पे वार्मनेस टोटली एब्सेंट थी, यानी समर जो थे और विंटर्स जो थे एक्सट्रीमली कोल्ड थे। तो कोपेन के क्लासिफिकेशन में जो बड़े अक्षर हैं वो उसका फर्स्ट ऑर्डर क्लासिफिकेशन है, जो उसके बाद वाले जो अक्षर हैं जो कुछ कैपिटल हैं जो कुछ स्मॉल हैं वो सारे सेकेंड ऑर्डर क्लासिफिकेशन है, और जहाँ ये A, B, C, D स्मॉल हैं इसका थर्ड ऑर्डर क्लासिफिकेशन है। ये भी आपको रीजनल वेरिएशंस एक बड़े रीजन में, मेजर रीजन में, मैक्रो रीजन में स्मॉल वेरिएशंस को आइडेंटिफाई करने में आपको मदद देते हैं। तो इस तरह कोपेन का क्लासिफिकेशन हमने देखा और उसकी जो आपकी क्वेरीज थी ये देखी इस सेशन में। आपके जो भी प्रश्न हैं और यदि और भी कुछ बच गए हों तो आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप माध्यम से मेरे से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।